भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की जाने माने समाज सेवी और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष दयानंद राजभर से। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मूल निवासी श्री राजभर की शिक्षा दीक्षा मऊ और मुंबई में हुई। उनका परिवार इंजीनियरिंग और भवन निर्माण व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। श्री राजभर पिछले 6 साल से राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में उनके संगठन ने हजारों जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम किया है। राजभर, जैसा हम लोग जानते हैं कि मुंबई रीजन जो है ये हिंदी भाषियों का इसमें एक गढ़ है। यहाँ पर लगभग 35% पॉपुलेशन हिंदी भाषियों की है। आप लोग यहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां हैं लंबे समय से देख रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि हाल के वर्षों में हमारी जो सामूहिक राजनीतिक सोच थी उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है? श्रीमान जी, जो मेरा अनुभव रहा है 30-32 साल का मुंबई की धरती पे, जब पहले जो राजनीति होती थी उसका कुछ अलग रूपरेखा होती थी, लेकिन आज हम 35 से 40% थाना डिस्ट्रिक्ट में उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं। लेकिन हमारा योगदान तो बहुत बढ़ चढ़ के रहता है, लेकिन कहीं न कहीं जब उत्तर भारतीयों के हक और अधिकार की बात आती है तो वहाँ पे भेदभाव होता है। ये हमारा अनुभव रहा है। आप देखते हैं कि 70 से 80 के दशक में अपने नॉर्थ इंडियन कुछ ऐसे लीडर थे जो सामूहिक रूप से मान्यता प्राप्त ढंग से लीड करते थे समाज को। समाज में उनका एक सम्मान था, वो समाज को यूनाइट कर सकते थे, प्रभावित कर सकते थे। क्या आपको वर्तमान में ऐसा कोई उत्तर भारतीय नेता, हिंदी भाषी नेता आपको दिखता है जो समाज पर ज्यादा असर डालता हो, जो सबको यूनाइट कर सकता हो? पहले जैसे 2-3 लीडर थे वैसा अनुभव तो मुझे ऐसा तो नहीं दिखते हैं कि कोई ऐसा हो जो कोई नेतृत्व कर सके। और कुछ न कुछ आपसी जो हमारा मतभेद जो पैदा हुआ है कि जब आपसी स्वार्थ, जिसे स्वार्थ कहा जाए, कि लोग निजी स्वार्थ के लिए किसी जिसके अंदर काबिलियत है उसे तवज्जो नहीं देना चाहते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। इससे कहीं न कहीं हमारा उत्तर भारतीय समाज प्रभावित होता है कि जिसके अंदर काबिलियत है उसे आगे बढ़ाया जाए और उत्तर भारतीयों की वह बात रख सके, समाज का अच्छी तरह से कार्य हो सके। लेकिन ऐसा मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है आज की पीरियड में। क्या आपको हाल के वर्षों में उत्तर भारतीय समुदाय की जो जातीय संरचना है, जो समीकरण है, उसमें कुछ आप बदलाव देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जो जातीय समीकरण है यह तो हम आज उत्तर भारत से मुंबई जैसे शहर में आने के लिए हमें प्रेरित किया तो कौन किया? उत्तर जो जाति मजहब का जो जाति मजहब ही हमारे बीच में आया, उसका वही कारण बना कि हमें 1600-1700 किलोमीटर दूर आज देखा जाए तो मैं ये मुंबई की धरती को मैं धन्य समझता हूँ कि कम से कम यहाँ जातिगत रूप से यहाँ बहुत कम मतलब व्यवहार होता है, जातीय भेदभाव बहुत कम होता है। और जब उत्तर भारत में हम जाएं, उत्तर प्रदेश बिहार में अगर जाते हैं तो जातिगत ज़्यादा ही इसका प्रभाव है, छुआछूत का ज़्यादा प्रभाव है। यही कारण है कि हमें अपनी रोजी रोटी के लिए 1600-1700 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। नॉर्थ इंडियन समुदाय जो था यहाँ का, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जो थे, उनका पहले एक पारंपरिक व्यवसाय हुआ करता था। उसमें उनका प्रदर्शन आप कैसा देखते हैं? और क्या आप मानते हैं कि उत्तर भारतीयों ने अब यहाँ तमाम क्षेत्रों में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है? जी हाँ, उत्तर भारतीय समाज तो भाई बहुत ही मेहनती और बहुत ही पारिश्रमिक समाज है।
हम लोग जब वहाँ से चलते हैं तो माँ बाप का, पास पड़ोस का, लोगों का आशीर्वाद लेके चलते हैं। माँ कहती है कि बेटा, पास पड़ोस वाले कहते हैं कि बेटा मुंबई जा रहे हो तो किसी से झगड़ा मत करना, कोई गलत काम मत करना, बढ़िया कमाना, बढ़िया खाना, जो बचे यहाँ तो पैसा भेजना। और उसी तर्ज पे हम यहाँ आकर के अपना अथक परिश्रम करके, जहाँ पे कोई नहीं जाता है वहाँ पे हम परिश्रम करते हैं हमारे लोग, और परिश्रम करके एक अपना मुकाम स्थापित करते हैं। आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आज अरबोपति करोड़ोंपति लोग आज मुंबई की धरती पे हैं। और उत्तर भारतीय, जो कि उनका अगर इतिहास देखा जाए तो वह बिल्कुल, उनको अगर पीछे की उनकी स्टोरी देखा जाए तो वो बिल्कुल गरीब परिवार से हैं। यहाँ आने के बाद वह बेचारे कहीं दूध बेचने का काम किए, तो कहीं डेयरी चलाने का काम किए, तो कहीं पेपर बेचने का काम किए, तो कहीं पे कांदा बटाटा बेचने का काम किए। लेकिन आज जब वहीं कहीं पे आज की तारीख में वह बिल्डर हैं, बड़े कंपनी के मालिक हैं, होलसेल व्यापारी हैं। यह एक समाज, मतलब महाराष्ट्र की धरती को उन्होंने बहुत बड़े एक योगदान दिया है। राज ठाकरे जी की मनसे के उभार के बाद क्या उत्तर भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? सर देखिए, राजनीति के बारे में तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीति तो नेता की अपनी खेती होती है। अगर वह अपने तरीके से वह स्थापित नहीं करेगा, आज का समाज बड़ा चालाक है, चाहे वह उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे मराठी समाज हो, चाहे साउथ इंडियन समाज हो, सब लोग बड़े ही समझ गए हैं कि नेता कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। सबको पता है कि जो एक मुंबई में तो बहुत सारे नारा लगाए कि एक बार साउथ इंडियन के लिए नारा लगा था कि लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, एक बार नारा लगा कि भैया भगाओ नारा। तो यह अब जनता समझ गई है कि यह सिर्फ नेता का अपनी पार्टी को हाईलाइट करने के लिए एक स्टैंड होता है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या मुंबई सभी को आगे बढ़ने का अवसर देती है? मुंबई, हाँ, ये मैं सलाम करता हूँ, मुंबई को सलाम करता हूँ कि मुंबई एक ऐसी धरती है कि यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। आज हम दर्जा देते हैं मुंबई को मौसी का, और हमारे में एक कहावत, उत्तर प्रदेश को माँ का दर्जा देते हैं, और हमारे में एक कहावत है कि बाबू माई मरे मौसी जिए। तो हम मौसी को माँ का दर्जा देते हैं, और मुंबई वास्तव में हर एक को, छोटा से छोटा व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अपने आप में, अपने कार्यों में लगा है। कोई किसी से शिकवा गिला नहीं है कि, और कोई यहाँ भूखा नहीं मरता है। ये माँ मुंबा देवी का जो आशीर्वाद है उत्तर भारतीयों के ऊपर या सभी समुदाय के ऊपर, ये मैं बहुत धन्य मानता हूँ इस मुंबई की धरती। आपको समाज कार्य में आने के लिए किसने प्रेरित किया, और आपकी जो वर्तमान स्थिति है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? श्रीमान जी, जब मैं गांव से आया था, मेरे भाई, मेरे लोग यहाँ रहते थे, उनकी संरक्षण में आया। मैंने यहाँ 10वीं के बाद मैंने यहाँ ग्रेजुएशन किया, और जो स्थिति थी उस समय आज की स्थिति में बहुत फर्क है। इसीलिए मैं मुंबई की धरती को धन्य मानता हूँ। और जो सामाजिक कार्यों की बात आई तो कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनाएं ऐसी हुई जो कि मैंने देखा कि लेबर ग्रेड के काम करने वालों की स्थिति बद से बदतर थी। कहीं न कहीं उनका शोषण होता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कि यार हमें इस विचार किए कि इसमें हमें कार्य करना चाहिए, ताकि हम जितना, अगर 2 कदम ऊपर वाले ने हमें चलने के लायक बनाया है तो हमें समाज के लिए, इस देश के लिए हमारा चलना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए मैं योजना बनाया कि कहीं न कहीं हमें चलना चाहिए। और आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस समय राजभर समाज का, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक संगठन है,
दूसरी बार उसको इलेक्शन द्वारा उसमें चुनाव होता है अध्यक्ष का, और दूसरी बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ। अगर आपको ताकत मिले तो आप मुंबई के उत्तर भारतीयों के लिए क्या करना चाहेंगे और उसे किस माध्यम से पूरा करना चाहेंगे? उत्तर भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि अगर ताकत मिलती है तो हर उस पिछड़े वर्ग के लिए, हर उस गरीब समाज के लिए, हर उस मजलूम के लिए जो सताया जाता है, उसके लिए मैं एक कोई नई योजनाओं का निर्माण करने, रचनात्मक कार्यों का निर्माण करने की कोशिश करूंगा ताकि उनका विकास हो सके। सामाजिक जीवन में आगे आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले तो हमारी योजना है कि जो समाज शिक्षित है वो विकास करेगा, तो सबसे पहले शिक्षा की योजना होनी चाहिए। जो शिक्षित है वही आज कोरोना काल जो चल रहा था, आज भी चल रहा है। देखिए आज जो शिक्षा है, शिक्षा जिसके पास है वो घर बैठे ही अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, कर रहा है। लेकिन जो बेचारे, चले वो व्यापारी ही रहे हो, पढ़े लिखे अगर नहीं है, भले व्यापार उनका बड़ा हो, लेकिन आज वो बेरोजगार है। लेकिन जो शिक्षित है वो यार चला है। तो शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है कि जो परिवार, जो समाज, जो देश शिक्षित है, तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा को सबसे बड़ी फर्स्ट प्राथमिकता देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में विभिन्न दलों ने जो उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप उसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, उससे बिल्कुल संतुष्ट मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम 35% आबादी हमारी मुंबई में है। लेकिन जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन का पीरियड आता है, तो सभी पार्टियां ऐसा मतलब प्रोजेक्ट करती हैं लोगों को, नए नए लोगों को, थोड़ा सा जो सोशल एक्टिविटीज़ में हैं उनको प्रोजेक्ट करती हैं कि मैं आपको युवा अध्यक्ष बना देता हूँ, मैं आपको ये बना देता हूँ। उनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब वास्तव में हम जो बटे हुए हैं, हमारी ताकत को भांप लेते हैं। मैं एक दल की बात नहीं करता हूँ, मैं सभी दल की बात करता हूँ। जब जब इलेक्शन आता है तो उन्हें एक कुछ न कुछ पद दे करके उन्हें बांट देते हैं अपनी अपनी दलों में, और फिर वह जब चुनाव स्टार्ट होता है तो वो अपने हिसाब से भुनाते हैं उनको। अब बाद में वही कहा गया है कि जब इलेक्शन आता है तो जाति, मजहब, धर्म सबका नारा लगा करके गुमराह करते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो झूठे पत्तल की तरह वही कुंडी कचड़ों में फेंक देते हैं। बहुत ये हमारी दिन दशा रही है। बहुत धन्यवाद।